वेलकम टू फ्रैंक डिसाइपल। दिस इज देवू बिफोर यू। प्यारे छात्र छात्राओं, आज पहला दिन होगा हम लोगों का बुक्स स्टार्ट होने का। इट इज़ द डे टू स्टार्ट द बुक। बुक के मामले में हम लोग आज पहला पोएम पढ़ेंगे बुक का, लेकिन फर्स्ट पोएम नहीं पढ़ेंगे। वी नो वेरी वेल, थोड़ा सा ध्यान दीजिए तो हम आपको कुछ विशेष बात को साथ लेते हुए चलेंगे। हम जानते हैं, ऑलरेडी हम जानते हैं कि पोएम का मतलब क्या होता है। पोएम मीन्स कविता। यू नो वेरी वेल। ओके, पोएम से ही बनता है पोएट्री। पोएट्री मतलब क्या होता है? पोएटिक। पोएट्री का मतलब होता है गद्य। गद्य, व्हाट इज गद्य? गद्य इज द कलेक्शन ऑफ पोएम्स। कलेक्शन ऑफ पोएम्स। हिंदी में बोले तो कविताओं का संग्रह। इसका मतलब कविताओं को हम पोएट्री बोलते और कविता को पोएम। कविताओं को पोएट्री बोलते और कविता को पोएम। ठीक उसी तरह स्टोरी मतलब क्या होता है? स्टोरी मतलब हम कहानी जानते हैं, उस स्टोरी से बनता है प्रोज। प्रोज का मतलब हुआ, ये उल्टा हो गया, ये हुआ पद्य और ये हुआ गद्य। राइट ना? तो ये हुआ कलेक्शन ऑफ स्टोरीज। कलेक्शन ऑफ स्टोरीज। राइट ना? तो पोएम्स मतलब हम समझ सकते हैं कविता। पोएट्री मतलब कविताएं, कविताओं का संग्रह। स्टोरी मतलब कहानी और प्रोज मतलब कविताओं, कहानियों का संग्रह मतलब गद्य। पद्य मतलब कविता, गद्य मतलब कहानियाँ। आपका आज का क्लास 12 का स्टार्टिंग क्लास स्टार्ट होता है पोएम से। और पोएम में आपके पास 10 कविताएं, 10 पोएम्स। कितने पोएम्स? 10 पोएम्स। और हम 5 नंबर कविता से आपका स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 5 नंबर कविता सबसे छोटी कविता और समझने में सबसे आसान कविता है। सबसे छोटी कविता, समझने में सबसे आसान कविता। तो जो सबसे आसान है सबसे पहले पढ़ाएंगे, फिर देखेंगे कौन सा आसान है उसको सबसे पहले पढ़ाएंगे। इससे फ़ायदा क्या होता है? जो सबसे डिफ़िकल्ट कविता है वहाँ तक पहुँचते पहुँचते हमारे पास इतने वर्ड पावर हो जाते हैं कि उसको हम आसानी से समझ सकते हैं। राइट? तो आपका पोएम आपके सामने है, एन एपिटाफ। एन एपिटाफ आपके सामने है। एन एपिटाफ कविता में हम लोग पढ़ेंगे ऑलरेडी। एन एपिटाफ कविता में हम लोग, एन एपिटाफ का मतलब क्या होता है? एन एपिटाफ का मतलब हुआ, आमतौर पर एन एपिटाफ जब आएगा आपके सामने कोई शब्द, तो इसके अर्थ आप लगाओगे समाधि। क्या लगाओगे? समाधि बोलोगे या स्मारक बोलोगे। ठीक है? समाधि या स्मारक आप बोल सकते हो। अब क्लियर आपको दिखेगा समाधि या फिर स्मारक। जी हाँ, अब दिखा। तो ये व्हाट इज समाधि, व्हाट इज स्मारक? कैन यू टेल? किसी के मर जाने के बाद उसकी यादगार में बनाया गया चबूतरा या बनाया गया भवन। यादगार में, यादगार को ही हम लोग स्मारक बोलते। आप लोगों ने देखा होगा कि जब कोई हमारे सैनिक, हमारे देश के सैनिक शहीद हो जाते हैं तो उसके लिए एक चबूतरा बनाया जाता है। वहाँ एक गन पे कैप रख दिया जाता है। अब उसके शहीद दिवस पर हर लोग जाके वहाँ फूल या फूल के माला वहाँ पर चढ़ाते हैं, अर्पित करते हैं, है ना? तो उसी तरह
क्रिश्चियन रिलीजन में कोई भी आदमी मर जाता है तो उसको दफना दिया जाता है और वहीं पर एक चबूतरा बना दिया जाता है जिसको कब्र कहते हैं, और वहाँ पर क्रॉस लगा दिया जाता है। यू नो वेरी वेल, क्या लगा दिया जाता है? क्रॉस। वो हुआ उसकी समाधि और वही उसका कब्र भी हुआ। वो उसका समाधि भी हुआ और वही उसका कब्र भी हुआ। यू नो वेरी वेल। और ऐसे कब्र और ऐसे समाधि यहां पर दिखाए जा सकते हैं। ओ माय गॉड, ये रहा इसका कब्र समाधि, यहां क्रॉस लगा हुआ है, बगल में दूसरा समाधि, उधर भी क्रॉस लगा हुआ है। प्लस नहीं, उसको क्रॉस बोलते हैं, राइट ना। तो ये समाधि है, इसके कोई लोग मर गए, उसके समाधि है, उसकी समाधि पर ये हर फेस्टिवल में और उसके जन्मदिन पर, उसके मृत्यु वाले दिन पर वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ कैंडल जलाते हैं और उनको याद करते हैं, वहाँ कुछ देर रुकते हैं और मोटे मोटे आंसू बहाते हैं उनकी याद में। तो ये इसका एपिटफ भी हुआ और ये इसका ग्रेव भी हुआ। ग्रेव बोले तो कब्र, एपिटफ एज वेल एज ग्रेव, दोनों एक ही साथ हो गया, राइट ना। यस, टू द पॉइंट। अभी हम लोग कवि के बारे में थोड़ा सा फोकस करेंगे, देखेंगे कवि क्या क्या कहना चाहते हैं देश में। एपिटफ में आप याद रखोगे इसके राइटर कौन हुए भाई? वाल्टर डिला मेयर। नाम सुना सुना लग रहा है? नाम सुना सुना लग रहा है? हाँ, नाम सुना सुना लग रहा है भैया मेरे, वाल्टर डिला मेयर। इसको कुछ लोग पढ़ते हैं वाल्टर ढेला मारे, ऐसा नहीं पढ़ना, इसको क्या पढ़ेंगे? वाल्टर डिला मेयर। आइए वाल्टर डिला मेयर के बारे में कुछ बातें हम समझते हैं। वाल्टर डिला मेयर 1873 में पैदा हुए, 1956 में उनकी मौत हुई, राइट नाउ। ही वॉज बॉर्न, वे पैदा हुए इन द विलेज ऑफ चार्ल्टन, चार्ल्टन नामक गांव में, इंग्लैंड में, केंट के इंग्लैंड में। उल्टा करके देखो, इंग्लैंड के केंट के चार्ल्टन नामक गांव में। जैसे हम बोल सकते इंडिया के बिहार के भागलपुर में, इंडिया कंट्री, बिहार स्टेट, भागलपुर सिटी, वो पैदा हुए। वो याद रखना है, एक चार्ल्टन केवल याद रखना है, इंग्लैंड याद रखना है कि ये कवि कहाँ के हैं? इंग्लैंड के। क्योंकि आपके क्वेश्चन में पूछे जाते, किसी कवि के नाम दे दिए जाते, पूछे जाते इनमें से अमेरिकन पोएट कौन है, इसमें से इंग्लिश पोएट कौन है। इंग्लिश पोएट मतलब इंग्लैंड के कवि, इंग्लिश पोएट मतलब इंग्लिश का कवि नहीं, इंग्लैंड के। ही लॉस्ट हिज फादर, उन्होंने अपने पिता को खो दिया एट द एज ऑफ 4, 4 वर्ष की अवस्था में। जिस समय वाल्टर डिला मेयर 4 वर्ष का बच्चा था, उस समय उनके पिता गुजर गए। ये भी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा, हर जगह पॉइंट आउट करते हैं, जन्म पॉइंट आउट किया, राइट, और उसके पिता कब गुजरे पॉइंट आउट किया, 1, 2, जहाँ जहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका कंसर्न होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जहाँ जहाँ से लिए जाएंगे। तो उनके पिता गुजरे कब? जब वो 4 वर्ष के थे, 4 years old ऑप्शन में रहेगा। हिज फादर पास्ड अवे व्हेन ही वाज डैश years old, A 4 years old, 2 10 years old, 3 20 years old. So you have to remember that 4 years old. And had to move, और उनको चला जाना पड़ा, मुड़ जाना पड़ा with his family, अपने परिवार के साथ, to London, लंदन चला जाना पड़ा। You know लंदन इज द कैपिटल ऑफ इंग्लैंड, लंदन इंग्लैंड की राजधानी है। एक छोटे से गांव में पैदा हुआ, पिता गुजर गए, अब कमाने वाला कोई नहीं रहा, अब पूरे परिवार को काम करना होगा और गांव में काम की कमी रहती है, इसलिए लोग सबसे बड़े शहर लंदन में पहुंच गए जीवन यापन करने को। ये इनके लाइफ का सबसे दुखद घटना रहा। किसके लाइफ का? वाल्टर डिला मेयर। ओके, ही इज नोन, वे जाने जाते हैं फॉर हिज सेंसिटिव कंसर्न, अपने भावनात्मक जुड़ाव के लिए। कौन जुड़ाव?
भावनात्मक जुड़ाव के लिए जाने जाते हैं भैया मेरे। कौन? वाल्टर डिलामेयर। काहे को? विद द वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की दुनिया से, एंड वर्ल्ड ऑफ सुपर नेचुरल, और कल्पना की दुनिया से। सुपर नेचुरल मतलब कल्पना, इसका मतलब वे जुड़े रहे बच्चों से या कल्पना से। उनकी अधिकांश कविताएं या तो बच्चों के बारे में होती है या काल्पनिक होती है, राइट? इसलिए इनको बोला गया है हाँ, पोएट फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के कवि। क्वेश्चन में आएगा निम्नलिखित में से बच्चों के कवि कौन है? हु इज द चिल्ड्रन, हु इज द पोएट ऑफ चिल्ड्रन? ऑप्शन में 4 कवि के नाम रहेंगे, आपको याद रखना है। वाल्टर डिलामेयर इज द पोएट ऑफ चिल्ड्रन। आपने सुना होगा कविता, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। ये कविता वाल्टर डिलामेयर ने नहीं लिखी है, लेकिन आपने सुना होगा जॉनी जॉनी यस पापा ईटिंग शुगर नो पापा, बच्चों वाली कविता। ये कविता वाल्टर डिलामेयर ने नहीं लिखी। इस तरह की कविता वाल्टर डिलामेयर ने लिखी है, राइट नाउ, दैट इज सो। आइए इसके की कविता का नाम देखिए, हिज सॉन्ग फॉर चिल्ड्रन। कविता के किताब का ही नाम रख दिया सॉन्ग फॉर चिल्ड्रन, बच्चों का गान। एंड पिकॉक पाई, पिकॉक मतलब मोर, मोर की आवाज। अब समझ, 2 कविता है इसके। बच्चा लोग मोर, गुड़िया, कौआ ये सब देखना चाहते हैं। ये 2 इनके मुख्य किताब हैं, ये भी आपको नाम याद रखना है, ये भी आपको याद रखना है, 3रा नंबर में याद रखना है, राइट? और एक और याद रखना है, हाँ, पोएट ऑफ चिल्ड्रन। पोएट ऑफ चिल्ड्रन कौन है भैया? बच्चों के कवि कौन है? वाल्टर डिलामेयर। क्लियर? और ये 2 किताब का नाम याद रखना है, सॉन्ग फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के गान, पिकॉक पाई। ये 2 किताब उसके हैं। ये दोनों किताब डेपिक्ट दर्शाते हैं वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स, सपनों की दुनिया को। ये किताब की कविताएं पढ़ोगे लगेगा सपने देख रहे हैं। बच्चों को काल्पनिक कविताएं अच्छी लगती है। परी आई, सर पे उसका ठोक दी, वो बड़ा हो गया। हाँ, इस तरह की काल्पनिक कविताएं, परियों वाली कविताएं पढ़ी होंगी आप लोगों ने भी, राइट? आगे देखिए, बट इवन इन दिस सॉन्ग, लेकिन इस गाना में भी देयर इज ए नोट ऑफ मेलंकली, शोक के छंद हैं। मेलंकली माना शोक, जब बड़ा दुख होता है तो इसको क्या कहते हैं? शोक। इसको आप दुख भी बोल सकते हो, जी हाँ, इसको आप दुख भी बोल सकते हो। इस कविता में दुख दर्शाया गया है। स्वाभाविक है, एन एपिटफ मतलब समाधि है, किसी का स्मारक है, किसी के मरने के बाद तो उसकी याद आएगी तो दुख होएगा ना, दुख होएगा, राइट नाउ। समझ के समझो, हाँ, टू द पॉइंट। मेलांकली मतलब क्या हुआ? शोक, दुख। द पोएट मेक्स अस अवेयर, कवि हमको जागरूक करते हैं, विद द इनह्यूमन कंडीशन, अमानवीय स्थिति से। इनह्यूमन कंडीशन मतलब अमानवीय स्थिति। अभी जो अमानवीय स्थिति पैदा हो रहा है उससे हमको जागरूक करते हैं, ऑफ मॉडर्न लाइफ, आधुनिक जीवन में। ही सोच हिज जीनियस, वे अपनी बुद्धिमत्ता दिखाते हैं, बाय इन्विंसिंग फ्रेश इंटरेस्ट, ताजा चाव पैदा करके, इन ओल्ड थीम्स, पुराने विचारों में। क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड ऑनर्ड हिम, क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय ने उनको सम्मानित किया विद द ऑर्डर ऑफ मेरिट, ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार से। कब? 1956। क्वेश्चन 1953 में, हाँ 1953। तो यहाँ पर एक और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय ने वाल्टर डिलामेयर को ऑर्डर ऑफ मेरिट का सम्मान कब दिया? 1953।
हम लोग के यहाँ लंबे समय तक कोई बड़े कवि रहते हैं तो उनको मिलता है साहित्य अकादमी पुरस्कार, किसी किसी को घोषित किया जाता है राष्ट्र कवि। उसी तरह इंग्लैंड में अगर कोई लंबे समय तक बड़े कवि रहते हैं तो उनको मिलता है ऑर्डर ऑफ मेरिट, वहाँ का है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबसे लास्ट में आया। वाल्टर डिलामेयर को ऑर्डर ऑफ मेरिट का पुरस्कार कब मिला? 19। इतना चीज आपको जानने को मिला। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ले सकते हो। हाँ, क्लियर। अब फिर ये वर्ड मीनिंग किधर जाएगा? हाँ, पर नाउ। थैंक यू वेरी मच। राइट नाउ। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आइए अब पोएम पर चलते हैं। कवि परिचय हमारा हो गया, कवि परिचय हमारा फिनिश्ड। अब हम पोएम पर चलते हैं। पे योर अटेंशन प्लीज, पूरा फोकस यहां कीजिए। वाल्टर डिलामेयर की पत्नी मर चुकी है, वाल्टर डिलामेयर की पत्नी मर चुकी है, ध्यान दीजिएगा। और यह इसकी समाधि है। क्या है? समाधि है। आप इसको, या इसका कब्र भी है। कब्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ग्रेव। कब्र को क्या कहते हैं? ग्रेव। यह इसका कब्र भी है, इसकी समाधि भी है। वहीं पर वो है और वहीं से वो एक कविता की रचना करते हैं, अपनी पत्नी के बारे में कुछ बोलते हैं। किसके बारे में? किसके बारे में? जी हाँ। तो ध्यान देने वाली बात यहाँ है, पे योर अटेंशन प्लीज। एक बार में आपके दिमाग में पूरी कविता सेट हो जाएगी। अगर आप बिना गप किए फोकस करोगे तो आगे में बैठ के तो बिल्कुल गप मत करना। राइट नाउ, कम ऑन। हियर लाइज, यहाँ पड़ी हुई है। वाल्टर डिलामेयर बोलते हैं यहाँ पड़ी हुई है। पीछे जगह है रे, बचा कर रखना। हियर लाइज, यहाँ पड़ी हुई है। अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, एक सबसे सुंदर महिला। कब्र के नीचे की कब्र के ऊपर। हाँ, तो मर गई तो कब्र के ऊपर कैसे होगी? हाँ हाँ। हियर लाइज, यहाँ पड़ी हुई है। अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, एक सबसे सुंदर महिला। वो कौन है? वाल्टर डिलामेयर की पत्नी। कभी कहते हैं लाइट ऑफ स्टेप। लाइट मतलब प्रकाश, स्टेप मतलब कदम। कभी कहना चाह रहे हैं उसने मेरे जीवन के हर कदम को प्रकाशित किया। जीवन के हर कदम को प्रकाशित किया, इसका मतलब कभी आगे आगे चल रहे थे, पीछे से टॉर्च दिखा रही थी? नहीं नहीं नहीं, इसका मतलब जीवन के हर कदम पर साथ दिया। एंड हार्ट वाज सी, और वह दिल थी, अर्थात वह दिल से कवि को प्यार करती थी। कवि अपना सच्चा प्रेम दर्शा रहे। राइट नाउ, कविता में क्या है कि दो शब्द अगर बोल दिया, हार्ट मतलब दिल और वाज सी वह थी, तो आप समझ जाओ उसका पूरा अर्थ आपको खुद निकालना है। तो इसमें ये सेकंड वाला लाइन जो है, इसके दो अर्थ निकलते हैं, टू मीनिंग्स। कितना अर्थ? दो अर्थ, टू मीनिंग्स इसके आते हैं। और इंग्लिश में जिस एक लाइन से कभी दो बात कहना चाहते हैं, द्विअर्थी कवि लाइन रहता है। सब लाइन नहीं, कोई ना कोई लाइन रहता है द्विअर्थी, दो अर्थ वाला। उसको इंग्लिश में बोलते हैं एम्बिगिटी। क्या बोलते हैं? हाँ, हिंदी में बोलते हैं द्विअर्थी, दो अर्थ वाली पंक्तियां। तो ये सेकंड लाइन दो अर्थ वाली पंक्तियां। पहला अर्थ में लाइट का मतलब हुआ प्रकाश, इसका अपोजिट डार्क मतलब अंधेरा। दूसरा अर्थ हुआ लाइट मतलब हल्का और हैवी मतलब भारी। सेम स्पेलिंग, दो अर्थ। पहले अर्थ में कभी कहना चाहते हैं लाइट ऑफ स्टेप, स्टेप मतलब कदम। उसने मेरे जीवन के हर कदम को प्रकाशित किया, अर्थात जीवन के हर कदम को मैं साथ दिया। एंड हार्ट वाज सी, और वह मुझे दिल से प्यार करती थी। दूसरा अर्थ क्या हुआ, अभी आपको उल्टा के बताना है, इसलिए ध्यान दीजिए।
दूसरा अर्थ में कभी कहना चाहते हैं लाइट ऑफ स्टेप, वह कदम से हल्की थी। कदम से हल्का होना मतलब जिसके कदम एक जगह पर स्थिर न रहे, अर्थात घुमक्कड़। जी हाँ, अभी कदम सराय में, थोड़ा देर बाद कदम तिलका मांझी में, थोड़ा देर बाद कदम कहीं और। कभी कहना चाह रहे हैं वह कदम से हल्की थी, घुमक्कड़ थी। एंड हार्ट वाज सीक, किंतु वह दिल से मजबूत थी। दिल से मजबूत होने का मतलब वह एक फैथफुल लेडी थी। फैथफुल लेडी मतलब जी हाँ, विश्वासी महिला थी। आप दिमाग में लगा लेना। आमतौर पर देखा गया है कि कोई भी घुमक्कड़ लोग होते हैं, घुमक्कड़ लड़का, घुमक्कड़ लड़की, उसके बहुत सारे शिकायत होते हैं। अपने ही दोस्त, अपने ही सगे संबंधी शिकायत करते हैं, ठीक है। लेकिन कभी कहना चाह रहे हैं उनको कदम से हल्की थी, वह घुमक्कड़ थी, घूमना उनका शौक था, लेकिन वह दिल से मजबूत थी। आज तक उसके बारे में कोई शिकायतनामा नहीं आया। इसका मतलब वह एक विश्वासी महिला थी। वह एक विश्वासी महिला थी। कौन बोल रहे हैं? वाल्टर डिलामे। तो पहले अर्थ में लाइट ऑफ स्टेट, द्विअर्थी लाइन में पहला लाइट का अर्थ क्या हुआ? प्रकाश। दूसरा लाइट का हल्का। दोनों के दोनों याद रखने। टू द पॉइंट। अब कभी कहते हैं आई थिंक, मैं सोचता हूं। आई थिंक का एक और अर्थ होता है मुझे लगता है। आई थिंक का एक और क्या अर्थ हुआ? मुझे लगता है। शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, वह सबसे सुंदर महिला थी। कभी कहते हैं आई थिंक, मुझे लगता है। शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, वह सबसे सुंदर महिला थी। दैट ईवर वाज, दैट मतलब जो, ईवर मतलब कभी, वाज मतलब थी, जो कभी थी, अर्थात अब नहीं है। कहाँ? इन द वेस्ट कंट्री, पश्चिमी देश में। इंग्लैंड और अमेरिका के तरफ का देश पश्चिमी देश कहलाता है वेस्ट कंट्री। इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, चाइना के तरफ का देश वेस्ट कंट्री। आया समझ में? ये ईस्ट कंट्री और वो वेस्ट कंट्री। तो वो कभी कहना चाह रहे हैं कि वे पश्चिमी देश की, मुझे लगता है कि पश्चिमी देश की सबसे सुंदर महिला थी। दैट ईवर वाज, जो कभी थी, अर्थात अब नहीं है। कभी को कैसे पता चला पूरे उतना बड़ा देश है अमेरिका, इंग्लैंड, वहां की सबसे सुंदर महिला इसकी पत्नी है? घूम घूम के देखा था कौन कितना सुंदर है? नहीं। कवि के लिए किसको कौन सुंदर लग रहा है मतलब नहीं है। कवि कहते हैं आई थिंक, मुझे लगता है। कवि के लिए वह पूरे पश्चिमी देश की सबसे सुंदर महिला थी, जो अब नहीं रही। यही ना? दैट ईवर वॉज, जो कभी थी, अर्थात अब नहीं रही। तो कवि को वो सबसे सुंदर महिला दिख रही है। इसका मतलब कवि यहां पॉइंट आउट क्या होता है? पॉइंट आउट होता है कवि दर्शा रहे हैं ट्रू लव, सच्चा प्यार। जिस इंसान से सच्चा प्यार हो जाता है, उसको वह इंसान दुनिया का सबसे अच्छा, सबसे सुंदर इंसान नजर आता है। उसको लगता है, चाहे दूसरों को छुछुंदर क्यों नजर ना आए, लेकिन उस इंसान को वह दुनिया का सबसे अच्छा इंसान नजर आता है। और यही सच्चाई है। लेकिन होना क्या चाहिए? ट्रू लव, सच्चा प्यार। बात क्लियर है? एक बार फिर से लाइन को देखिए। हमको लगेगा जो बच्चा फोकस नहीं कर रहे हो यहाँ पे, उसको बोलेंगे इसका अर्थ बताओ। टू द पॉइंट, ध्यान दो। कभी कहते हैं आई थिंक, मुझे लगता है। शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, वह सबसे सुंदर महिला थी। दैट ईवर वॉज, जो कभी थी, अर्थात अब नहीं है।
इन द वेस्ट कंट्री, पश्चिमी देश में। ये शो क्या किया? ये बात ट्रू लव। बात क्लियर? दिमाग तक पहुंचा? अब यहां पर पॉइंट आउट होता है, जो हर साल प्रश्न पूछे जाते हैं स्टार लगा रहे, और लेकिन इस साल नहीं पूछे गए। हर साल पूछे जाते हैं, इस पर फोकस कीजिए। इस साल नहीं पूछे गए, लेकिन आप लोग के क्वेश्चन पेपर पे तय है कि ये लाइन आएगा। ये लाइन पे फोकस कीजिए। पहली कविता से ही आपको प्रश्न पत्र के लिए तैयार कर रहा हूं। 90+ ऐसे नहीं आता है हमारे बच्चों का। पहली कविता से फोकस कर रहा हूं। आसमान के पीछे वाले बच्चे दिमाग झाड़िए, कुछ ऐसे झाड़िए और ऐसे झाड़िए। हाँ, अटेंशन। बट ब्यूटी वैनिसेज, लेकिन सुंदरता गायब हो जाती है। सुंदरता क्या हो जाती है? गायब हो जाना, मतलब ढल जाना। सुंदरता ढल जाती है। ओ माय गॉड, ब्यूटी पासेज, सुंदरता गुजर जाती है। ये इसका मतलब मर जाती है। सुंदरता हमेशा के लिए नहीं रहता। या तो सुंदरता गायब हो जाएगी, ढल जाएगी, सुंदरता मर जाती है, गुजर जाती है। हाउएवर रेयर, हाउएवर मतलब यहां होगा चाहे, और रेयर मतलब दुर्लभ। दुर्लभ माना मुश्किल से मिलने वाला। चाहे वो सुंदरता कितना भी मुश्किल से मिलने वाला सुंदरता क्यों ना हो, अद्वितीय सुंदरता क्यों ना हो, उसको ढल जाना है, उसको गुजर जाना है। रेयर इट बी, यह भी तो दुर्लभ थी, मुश्किल से मिलने वाली सुंदरता थी। कौन? कवि की वाइफ। रेयर इट बी, यह भी तो दुर्लभ थी, लेकिन मर गई। क्योंकि सुंदरता हमेशा के लिए नहीं रहता। सुंदरता गायब हो जाती है, सुंदरता मर जाती है। कितना भी सुंदर आदमी हो, बुढ़ापा पे है गया काम से ना। कितना भी सुंदर आदमी हो, हमेशा के लिए जिएगा का? नहीं, वो कभी ना कभी ससरेगा। कभी कहना चाहते हैं सुंदरता हमेशा के लिए नहीं रहती, सुंदरता मर जाती है, सुंदरता ढर जाती है, लेकिन ट्रू लव नेवर डाइज। सच्चा प्यार कभी नहीं मरता। ट्रू लव नेवर डाइज, सच्चा प्यार कभी नहीं मरता। अगर ट्रू लव है, वो कभी नहीं मरता। कभी अपनी वाइफ के मरने के बाद भी उसके कब्र पर जाते हैं, कैंडल जलाते हैं, उसे याद करते हैं, दो मोटे मोटे आंसू बहाते। ट्रू लव नेवर डाइज। उतना ही प्यार करते हैं, ईट में भी ज्यादा प्यार करते हैं। कविता उसके मरने के बाद लिखा गया होगा और हम लोग पढ़ रहे। अमर हुआ ना, कविता उन्होंने लिख डाला, तो आने वाले कितने वर्षों तक लोग पढ़ेंगे इसको। ओ माय गॉड, अमर हो गया। ट्रू लव नेवर डाइज, सच्चा प्यार कभी नहीं मरता। अब कभी लास्ट में क्या कहते हैं, ध्यान दो। लास्ट में कभी का ट्रू लव एक बार और देखो, आसमान वाले बच्चे। एंड व्हेन आई क्रम्बल, और जब मैं नष्ट हो जाऊंगा, अर्थात जब मैं मर जाऊंगा। हु विल रिमेंबर, कौन याद करेगा। दिस लेडी, इस महिला को, ऑफ द वेस्ट कंट्री, पश्चिमी देश की महिला को। पश्चिमी देश की इस महिला को। कभी उसके मरने के बाद भी कभी को यह चिंता है कि अभी मैं जिंदा हूं, उसकी याद ताजा है, उसकी याद जारी है इस धरती पर, इस जहां में। मैं उसे याद करता हूं, उसके कब्र पर जाता हूं। लेकिन मेरे मरने के बाद उसका कब्र सूना हो जाएगा, उसको भला कौन याद करेगा। अर्थात उसे कोई याद नहीं करेगा, क्योंकि उसको इतना कोई प्यार नहीं करता मेरे अलावे कि उसे याद भी करे, और कोई उसको जानता भी नहीं है उतना ज़्यादा कि उसके लिए सोचे या फिर याद करे। उसके कब्र सूने हो जाएंगे। आदमी चला गया, प्यार रह गया, चिंताएं रह गई, भावनाएं रह गई।
कभी कहना चाहते हैं एंड व्हेन आई क्रम्बल, और जब मैं नष्ट हो जाऊंगा, हु विल रिमेंबर, कौन याद करेगा, दिस लेडी, इस महिला को, ऑफ द वेस्ट कंट्री, पश्चिमी देश की इस महिला को। यहां पर कवि एक और आपको शिक्षा देना चाहते हैं। कवि ने पहली शिक्षा कौन दे डाली आपको, कि सुंदरता हमेशा के लिए नहीं रहता, इसलिए सुंदरता पर घमंड मत करो, वो बुढ़ापा होने के बाद हुई हो जाएगा। अब दूसरा, ट्रू लव नेवर डाइज, सच्चा प्यार कभी नहीं मरता। यहां पर भावना को बताया कवि ने, कवि अपनी भावना प्रदर्शित कर रहे, दर्शा रहे हैं कि उसके मरने के बाद भी उसको कौन याद करेगा, इसकी चिंता है कि जब कभी मर जाएंगे तो कौन याद करेगा उसकी वाइफ को। इसका मतलब ये भावना पवित्र भावनाएं हैं यादगार की। और वर्तमान युग में, अभी बताया ना कभी परिचय में, कि वर्तमान काल में जो अभी स्थिति पैदा हो रही है, कोई भावनाएं किसी से किसी की नहीं है। कोई मर गया 5 दिन बाद साहब कोई मतलब नहीं, दूसरा हाजिर है, दूसरा हाजिर है, दूसरा हाजिर है, समझ लो। जिससे जरूरत है उससे, जिससे काम है उसका सम्मान है, जिससे काम नहीं है साइड हट। एक ये प्यार है और एक अभी के, जब तो अभी उसमें कभी कहना चाह रहे हैं मानवीय स्थिति से ये तुम्हारे आधुनिक जीवन में, ध्यान से सुन लास्ट बॉय, कभी कहना चाहते हैं कि इस आधुनिक जीवन में जो अमानवीयता आ रही है, इंसानियत खत्म हो जा रहा है, इंसान वाले प्रेम, इंसान वाले स्नेह खत्म हो जा रहे हैं, उसके प्रति आपको अलर्ट कर दिया जा रहा है, अवेयर, सावधान कर दिया जा रहा है इस कविता के द्वारा। अभी क्या है, कुछ नहीं है। सोमवार को अलग प्यार, मंगलवार को अलग प्यार, न जाने कितना प्यार, दैट्स जीरो, दैट्स जीरो है ना। इस सप्ताह ज्वाइनअप हुआ, अगला सप्ताह ब्रेकअप। शेक्सपियर, पे योर अटेंशन, शेक्सपियर ने कहा था, 11 में पढ़ाया था ना, लव इज नॉट लव, प्यार प्यार है ही नहीं, दैट अल्टर्स, जो बदल जाते हैं, अगर बदल गए तो दिखावा है, सिर्फ मजाक है, प्यार प्यार है ही नहीं। क्योंकि सच्चा प्यार कभी नहीं बदलता, आखिरी सांस तक रहता है, इसलिए टेंशन लेनी ही नहीं है। इसका मतलब हुआ प्यार प्यार है ही नहीं। तो ये अमानवता हुआ, झूठा प्यार दर्शाना। और अभी का मॉडर्न एज जो है, आधुनिक युग इससे भरा पड़ा है, इसलिए इस कवि आपको सावधान कर रहे हैं, पहचान which one is true love and which one is false love, कौन सा सच्चा प्यार है, कौन सा झूठा प्यार है। कभी सावधान करते हैं इस कविता के अनुसार, कभी वाल्टर डिलामेयर। हम आधुनिक समय को भी दर्शा दिया आपको जो अभी चल रहा है। एक बार फास्ट, एक बार देख लीजिए फास्ट, इसके बाद फिर आप बताएंगे हमको। एन एपिटैफ का मतलब हुआ समाधि, स्मारक। कब्र में, ईसाई धर्म में कब्र के पास ही क्रॉस लगा दिया जाता है, वही हुआ। ग्रेव भी वही हुआ और एपिटैफ भी वही हुआ। वाल्टर डिलामेयर, उसकी पत्नी मर चुकी है और उसके कब्र पर है, वहीं से कविता बोली जा रही है या लिखी जा रही है। कभी कहते हैं हियर लाइज, यहाँ पड़ी हुई है, अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, एक सबसे सुंदर महिला, अपनी पत्नी के बारे में बता रहे। इसके दो अर्थ होते हैं, दूसरे लाइन का फोकस करना, पहला में प्रकाश और दूसरा में हल्का। लाइट ऑफ स्टेप, उसने मेरे जीवन के हर कदम को प्रकाशित किया, अर्थात जीवन के हर कदम पर साथ दिया। एंड हार्ट वाज सी, और वह मुझे दिल से प्यार करती थी। दूसरा अर्थ, लाइट मीन्स हल्का। लाइट ऑफ स्टेप, वह कदम से हल्की थी, अर्थात घुमक्कड़ थी, घूमना फिरना उसका शौक था। एंड हार्ट वाज सी, किंतु वह दिल से मजबूत थी, अर्थात एक फैथफुल लेडी थी, विश्वासी महिला थी। कौन? वाल्टर डिलामेयर की वाइफ। कभी कहते हैं आई थिंक, मुझे लगता है, शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, कि वह सबसे सुंदर महिला थी, दैट एवर वाज, जो कभी थी, अर्थात अब नहीं है, इन द वेस्ट कंट्री, पश्चिमी देश में।
पूरे पश्चिमी देश के सबसे सुंदर महिला साबित कर रहे हैं वाल्टर डिलावेरे अपनी पत्नी को। इसका मतलब वे अपना ट्रू लव प्रदर्शित कर रहे हैं। यहां पर साबित होता है कि उनका प्यार सच्चा प्यार है, उसके मर जाने के बाद भी उतना ही प्यार है। बट ब्यूटी वैनिसेज, लेकिन सुंदरता गायब हो जाती है, सुंदरता ढल जाती है। ब्यूटी पासेज, सुंदरता गुजर जाती है, सुंदरता मर जाती है। सुंदरता हमेशा के लिए नहीं रहता। ब्यूटी डजंट रिमेन फॉर एवर, सुंदरता हमेशा के लिए नहीं रहता। हाँ, हाउएवर रेयर, चाहे वह कितना भी दुर्लभ क्यों ना हो, रेयर इट बी, यह भी तो दुर्लभ थी। यह कौन? उनकी पत्नी दुर्लभ थी लेकिन गुजर गई। इसका मतलब सुंदरता हमेशा के लिए नहीं रहता, वह या तो ढल जाएगा, मर जाएगा। राइट? कभी लास्ट में कहते हैं एंड व्हेन आई क्रम्बल, और जब मैं नष्ट हो जाऊंगा, हु विल रिमेंबर, कौन याद करेगा, दिस लेडी, इस महिला को, ऑफ द वेस्ट कंट्री, पश्चिमी देश की इस महिला को। कभी कहना चाहते हैं मेरे मरने के बाद उसे कोई याद नहीं करेगा, क्योंकि मेरे अलावा ना तो कोई उसको उतना प्यार करता है कि याद किए जाएं, ना ही मेरे अलावा कोई उतना उसको जानता है। कभी को अफसोस है कि मेरे मर जाने के बाद उसे कोई याद नहीं करेगा। कभी प्रदर्शित करना चाह रहे हैं आधुनिक युग के बदलते हुए स्थिति को। उस समय की ये स्थिति थी, आज की ये स्थिति है। राइट नाउ मुझे लगता है कि सारी कविताएं आपके दिमाग तक पहुंची। आप इसको 2 बार रीड करोगे, अर्थ लगाने की कोशिश करोगे, और उसके बाद हाँ, इसमें पॉइंट आउट जितना किए, जहां जहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं वहां पर पॉइंट आउट कर दिए। फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कलेक्ट किए जाएंगे, कल इसके क्वेश्चन आंसर लिखाए जाएंगे, फिर समरी लिखाए जाएंगे। राइट नाउ ये कविता कंप्लीट हुआ, आज के लिए काफी है। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज। मिलते हैं एक बार फिर कल।